हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, तो वो जो चैप्टर है हमारा थोड़ा सा इजी चैप्टर है। वो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ह्यूमन फिजियो का चैप्टर है। 2 या 3 क्वेश्चन आना फिक्स है यहाँ से। 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, ले दे के 8 से 12 मार्क्स का आपका चैप्टर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्कर में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। हाँ, थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन आता है यहाँ पर, लेकिन उतना आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते भी हो, और कहाँ कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं। तो इनिशियली जो उसके बारे में चैप्टर में जो इंट्रो वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, तो इंट्रो वाले टॉपिक में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहीं पे जो प्लाज्मा के बारे में बताया हुआ है, तो प्लाज्मा में क्या उसका कॉम्पोजिशन होता है और उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो आपको याद करने हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है फॉर्म्ड एलिमेंट। आप जानते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट और कुछ नहीं, तीनों ब्लड सेल्स की बातें हो रही हैं जिसमें। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में अगर मैं परसेंटेज डाटा की बात करूं, और वो भी परसेंटेज डाटा किसका, न्यूक्लियोसाइड्स का, ल्यूकोसाइड का, सॉरी ल्यूकोसाइड की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर परसेंटेज डाटा है ल्यूकोसाइड का, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, ल्यूकोसाइड, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ल्यूकोसाइड में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपसे बोलूं कि वहाँ पर आपको जो बेसोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गए, इन सब के जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको याद करना है। बेटर है याद करना, या फिर आप एक ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो कि किसका ज़्यादा है किसका मिनिमम है, क्या पता ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं बताऊँ आपको, तो जो आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का जो केस है, वो RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव वाले पैरा में दिया हुआ है। मैंने आपको पेज नंबर मेंशन भी किया है। तो वहां पर आपको ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि वो केस कब अराइज होता है। ठीक है, और आपको इवन ये नाम भी याद रखना है कि ये RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होती है, क्योंकि कई बार आपको पता लगता होगा कि यार O नेगेटिव है ब्लड या फिर O पॉजिटिव है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या दिक्कत आती है वो भी बता देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है सर्कुलेटरी पाथवे। अच्छा, सर्कुलेटरी पाथवे की मैं बात करूं, तो सर्कुलेटरी पाथवे में कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बस कुछ नहीं 1 टाइम रीड कर लेना ताकि कुछ स्किप ना हो, क्योंकि मैंने बताया एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप आते हैं, तो नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एवी नोड्स, ऐसे नोड, और साथ में जो बंडल ऑफ का कैसे परकिंजे फाइबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उनकी बीट्स अगर आप याद रख लो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है ईसीजी। अच्छा, ईसीजी में ध्यान देंगे, जो भी आपके पास पीक आ रहे हैं वो किस चीज पे पीक आ रहे हैं, वो सिस्टोलिक हैं, डायस्टोलिक हैं, अच्छा किस किस डायस्टोल पे हो रहे हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ पर PQRS जो भी आपको दिया हुआ है वो सारे पीक आपको याद रखने हैं कि किस पॉइंट पे पीक ऑब्टेन कर पा रहे हो आप। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन, आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की जो थिकनेस है, और थिकनेस किस बेसिस पे, मतलब आर्टरीज में ल्यूमेन ज़्यादा है या वेन्स में ल्यूमेन ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, उनकी वॉल लेयर भी आप पढ़ लेना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरमीडिएट जो दिया हुआ है ना, तो वो भी आप पढ़ के चले जाना। ठीक है, वॉल लेयर थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वॉल लेयर के कंपैरिजन के हिसाब से भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि डबल सर्कुलेशन से ज़्यादा बेटर है कि आप ये जो रेगुलेशन वाला टॉपिक है, अच्छा ये रेगुलेशन वाला टॉपिक आपका ब्रीथिंग में भी है, मतलब जहाँ पर भी ब्रेन के पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है और कौन सा न्यूरॉन रेगुलेट करता है, ये आप ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूँ तो डिसऑर्डर थोड़े से इंपॉर्टेंट, कौन से डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो एक तो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आपका हाइपरटेंशन वगैरह जो है वो तो ईजिली आपको पता रहता है, नॉर्मल डेली लाइफ में भी देखते हो। और दूसरा आप एंजाइना के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, क्योंकि एंजाइना आपको देख के जाना है कि एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह भी होता है, तो वो पढ़ना। नेक्स्ट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि समरी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, समरी जरूर पढ़ के जाना। एनसीईआरटी की एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है, एक बार तो एटलीस्ट रीड कर लेनी है, ताकि कुछ लाइन जैसे कुछ डाटा उसमें आता है कि सम ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, यहाँ पर और कुछ एक्सेप्शन जो पॉइंट्स हो, क्या पता उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया हो कि ज़्यादातर एनिमल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता, कुछ एनिमल्स में ऐसा देखने को मिलता है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद ध्यान देना कि आपको जो प्लांट फिजियो है, एनिमल फिजियो है, ये अगर आप वेटेज वाइज करोगे तो ये आप
आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता चलता जाएगा कि कितने मार्क्स अब आपके कवर हो चुके हैं। आउट ऑफ 360 आप धीरे धीरे कवर करते जाएंगे कि जैसे आपने जेनेटिक का एक चैप्टर कर लिया तो 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ कवर हो गए, तो आप ऐसा लिखते चलिए, मेंशन करते चलिए। थैंक यू स्टूडेंट।